हमारा कभी भी बातें आ रही है तो रोजगार की बातें आ रही है, उन महिलाओं की बातें आ रही है जिन महिलाओं को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उन महिलाओं की बातें आ रही है जिन्हें ऋण नहीं दिया जा रहा है, उन महिलाओं उन बुजुर्गों की बातें किया जा रहा है जिन्हें 400 रुपया एक लॉलीपॉप दे के ठगा जा रहा है, कई सालों से ठगा जा रहा है। हम उन बुजुर्गों की बातें कर रहे हैं, हम उन दिव्यांग की बात कर रहे हैं, हम उन वीडियो महिलाओं चाची का बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकारें बनेगी तो 400 नहीं 2-2 हज़ार रुपया दिया करेंगे। जो रास्ता पे जो पूर्व मंत्री थे उन पे भी ये सवालें आते थे, वो भी बोलते थे कि इसका रास्ता एक दिखाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे, एक मंडी बनाएंगे। जो सपना हमको लगता है आज भी अधूरा हमारे किसान के लिए रह गया है। उन किसान भाइयों के ये अवगत और ये सामने से मैं संजीव चौधरी मैं बताना चाहूँगा कि अब तक जो आपका सपना अधूरा है वो सपना आपका छोटा भाई करने के लिए तैयार है, जो कि इन लोगों ने अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है। इसमें पहले थाना पे सेट था 50,000 रुपया, जो सुन रहे हैं हमारे मीनापुर की कहानी है, 50,000 रुपया मंथली सेट था। अब तो थाना वाले 2.5 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया दे रहे हैं। इसका ड्यू टू रीज़न है शराब। जो भी बंदे पकड़ा रहे हैं वो 5,000 10,000 में नहीं, मिनिमम 25,000 उसका चार्ज रखा हुआ है। अगर मिडिल क्लास के लड़के पकड़ा गए तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए 50,000 लाख रुपए खर्च कर दे रहे हैं, और जो सबसे लोअर क्लास के पकड़ा रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। और देख लीजिए लालू यादव, वो बुड़बक है, अपने बाल बच्चा को हर जगह सजा के रख दिए हैं। क्या यादव समाज में और भी काबिल लोग नहीं हैं क्या? हर जगह काबिल लोग हैं, क्यों अपने बेटा को ला रहे हैं? लोग 9वीं फेल करते हैं कहते हैं, लेकिन मैं तो उनका सर्टिफिकेट नहीं देखा हूं, लेकिन बात करने के तरीके तौर तरीका से लगता है कि राजनीति करते हैं। कोई और भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, लेकिन लालू यादव सिर्फ अपने बेटे को क्यों चुने, और हम आप अपने बेटे को क्यों नहीं चुन रहे हैं? हम आप अपने बेटे के भविष्य के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मेन मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो शुरू हो गई है, और हम आपके सामने हर रोज़ प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई एक जो प्रत्याशी हैं हमारे क्षेत्र से, उनसे आपको मिलवाएं, उनका आपको परिचय करवाएं। तो आज हमने जिनको बुलाया है, अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, वो हैं जन स्वराज से संजीव चौधरी, जो कि मीनापुर से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सबसे पहले हम यही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि मीनापुर में मुद्दा क्या है? देखिए, मीनापुर में मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दा है, कहाँ से गिनती करे कहाँ ख़त्म करे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गिनती अगर करे तो बहुत सारा है। मुद्दा के भरमार है मीनापुर में। आज तक जो भी वर्तमान विधायक जो चुन के आए हुए हैं या पूर्व मंत्री जो हमारे रहे हुए हैं, उन सभी लोगों ने एक चीज़ पे हमारे जनता को, भोली भाली जनता को बुड़बक बनाया है, ठगने का काम किया है, जो है चांदपरना पुल। ये पहला प्राथमिकता जाता है चांदपरना पुल को, जो पुल के नाम पे वर्तमान विधायक जी पहली बार वो 2015 में सत्ता में आए थे, जिसका देन है चांदपरना पुल, जो आज तक उसी तरह वो पुल इंतज़ार कर रहा है कि पुल कब बने। तो जो विकास है, एक तरह से आपका ये कहना है कि विकास की गति वहाँ पे बिल्कुल शून्य स्तर पर आप मानते हैं, और आप इनको बदलाव करना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मीनापुर के बारे में कही जाती है कि सब्जियों की जो मंडी है वो जो मीनापुर क्षेत्र को सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है उत्पादन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के किसानों की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत कम मूल्य पर उसको बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इनके लिए आप क्या कदम उठाएं? देखिए, सबसे पहले हम तो अपने किसान भाई के लिए कहेंगे, जो मीनापुर में हमारा सब्जी का उत्पाद जो है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि अपने मीनापुर विधानसभा पूरा ले लीजिए, प्रखंड नहीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा उपज है। इसका एक वैकल्पिक रूप से जो है इसका एक रास्ता नहीं बनाया गया है। जो रास्ता पे जो पूर्व मंत्री थे उन पे भी ये सवालें आते थे, वो भी बोलते थे कि इसका रास्ता एक दिखाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे, एक मंडी बनाएंगे। जो सपना हमको लगता है आज भी अधूरा हमारे किसान के लिए रह गया है। उन किसान भाइयों के ये अवगत और ये सामने से मैं संजीव चौधरी मैं बताना चाहूँगा कि अब तक जो आपका सपना अधूरा है वो सपना आपका छोटा भाई करने के लिए तैयार है, जो कि इन लोगों ने अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है। सिर्फ जात पात धर्म
ये कह के हम सभी को बुड़बक बना के वोट लिया करते हैं। लेकिन हम जो आएंगे, ना कभी जात की बातें होगी, ना कभी धर्म की बातें होगी, हम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करेंगे। जैसे सब्जी का काम कैसे होगा, अभी आए दिन देखे होइएगा, 1 महीना से 1.5 महीना पहले हमारे किसान भाई जब सब्जी मंडी जो गंज बाज़ार चौक पे लगता है, वो गंज बाज़ार चौक पे 50 रुपये ट्रे बेचने पे मजबूर थे। जो एक ट्रे में 20 से 25 केजी टमाटर होता है, जो 50 रुपये बेचने पे मजबूर थे, उन किसान भाई का जो दर्द छलका, वो दर्द दिखा। इतने सारे खर्च करने के बाद पूरे परिवार, बच्चा से लेके पूरे सियाना बुजुर्ग चाचा तक सभी लोग खेती में लगे रहते हैं, लेकिन उनका सही से पैसा नहीं मिलता है, उनकी परिवार नहीं चल पाती है, उनका सही समय पे बेटी का शादी नहीं हो पाता है, वो दर्द झलक रहा है। लेकिन उसका एक रोड मैप तैयार होगा ना निशा जी, तो हम समझते हैं कि मीनापुर बहुत आगे जाएगा, खासकर किसान, और वो किसान जो सब्जी के उत्पादक है। जैसे कि अगर 3 से 4 एकड़, ज़्यादा ज़मीन भी लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर 4 एकड़ ज़मीन में कहीं पे एक अच्छे जगह चयनित करके उसे समिति के रूप में बना दिया जाए, और समिति में ऑल व्यापार और उसके साथ एक कोल्ड स्टोरेज वो डाल के अगर हम उसका चयनित करते हैं, सही जगह पे लाते हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार के एक एक कोना, एक एक ज़िला में तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी सब्ज़ी का जो क्वालिटी है, जो हमारे मीनापुर के किसान भाई का क्वालिटी है, वो क्वालिटी हम पूरे भारत में निखार कर सकते हैं। पूरे भारत में इसको उचित रेट में मुहैया करा सकते हैं, जो कि हमारे किसान हित में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब कि जो हमारे मीनापुर के किसान भाई हैं, उनका पोटेंशियल आप पहचान रहे हैं और उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक मार्केट जो है वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जी, इसके अलावा जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप इस बार, वो जो जनता से वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने बहुत जाति के नाम पे दिया, धर्म के नाम पे दिया, लेकिन इस बार आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। तो मीनापुर के यूथ्स की क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए आप क्या कदम उठाएं? देखिए, मीनापुर में यूथ हमारे हमेशा ठगाते गए हैं। यूथ का सबसे पहला मुद्दा होता है कि हमारे सर्कल, हमारा नेता या फिर हमारा जो सीनियर है वो ऐसा हो जो मैं सामने से बैठ के बात कर सके। हम प्रणाम करके या फिर 10 आदमी 10 दलालों के थ्रू विधायक जी के पास ना पहुँचे। और विधायक हर इंसान चाहता है कि मेरे सर्कल का हो। यूथ में प्रॉब्लम अगर सबसे ज़्यादा देखा गया है तो वो विधायक से या फिर अन्य पार्टी से या फिर अन्य नेताओं से वो दूरी बना के इसलिए रखते हैं क्योंकि उस टाइप के उनको जगह नहीं मिल पाता है, ना सम्मान मिल पाता है। तो इस बार जो युवा का कहना है कि संजीव भैया अगर मार्केट में आते, चुनाव लड़ते हैं तो हम सब इनके साथ है। और संजीव भैया और संजीव का भी कहना है कि ये चुनाव जीतते हैं तो संजीव नहीं जीत रहा, हम सब युवा विधायक अपने आप को मानेंगे, हम सब यूथ जो है संजीव मानेंगे। अभी आपने हाल में ही जनता कार्यालय की शुरुआत की, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मोटो था आपका? देखिए, मैं 2021 में जिला परिषद चुनाव लड़ा था। 2021 से पहले 2020 में हमेशा समाज के हित में और आम जनमानस के हित में जो नीचे पौधान से आते हैं, हमेशा कुछ न कुछ मदद करने की भावना हमारे लगा रहता है। क्योंकि देखिए, हमारी जो लाइफ है, हम किसी बैकग्राउंड ख़ानदान से नहीं हैं, बड़े ख़ानदानी, बड़े प्रॉपर्टी वाले या बड़े पैसे वाले के ख़ानदान से हम नहीं हैं। हम बड़े नीचे स्तर से यहाँ पे आए हैं, बहुत नीचे स्तर से, जो कि मेरे बारे में आप जब मीनापुर जाएंगे तो पता चलेगा। एक गरीब का दर्द क्या होता है, वो दर्द मुझे पता है ना। वो बच्ची की शादी कैसे कर रहे, वो बच्ची को पढ़ा कैसे रहे, सियान कैसे कर रहे, शादी कैसे कर रहे, ये सब चीज़, क्योंकि इसी उम्र में मैं अपने सिस्टर को शादी में स्वयं किया हूँ, मुझे पता है कि दर्द कितना झलकता है। तो मैं उन सारी जगह पे, जैसे कि 2020 से लेके 2025 तक हर शादी विवाह में मुझसे जहाँ तक बन पाता है और मुझे जो भी याद किए हैं, मैं ज़रूर मदद किया हूँ। चाहे वो भोज के माध्यम से मदद किया हो, या फिर किसी बच्ची को या बेटी को दान के माध्यम में कोई किचन सेट दे दिया हो, या उनके रहने सहने के सामग्री दे दिया हो। मतलब तरह तरह के कामें हम करते आ रहे हैं। छठ पर्व में जैसे नॉर्मली नारियल, साड़ी सब तो बांटना नॉर्मली लगा रहता है, समाज हित में है तो ये सब काम। दूसरा, ठंड में हर साल कंबल बांटना, मतलब ये सारी प्रक्रिया लगा रहता है। और बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताने में कि अभी तक 6 से 7 शादी, मतलब उसको परिपूर्ण रूप से नहीं बोलिए, 30% मेरा शेयर होके अभी तक 6 से 7 बेटियों की शादी किए हैं। और अभी जो प्लान है, मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, मैं नेता बनूँ या ना बनूँ,
मैं विधायक बनूं या न बनूं कोई मतलब नहीं है। मैं इसी साल के अंत में 21 कन्याओं का शादी कराने जा रहे हैं। मतलब कि राजनीतिक लाभ या हानि से ऊपर हट करके जनता का जो कल्याण करने का उद्देश्य है वो आपका लगा रहता है, वो राजनीतिक मुद्दा से दूर रहता बिल्कुल दूर रहता है। और एक चीज़ हम बता नहीं पाए कि जनता कार्यालय खोले क्यों हैं। जनता कार्यालय खोलने का उद्देश्य यही है कि जिन नेताओं ने दलालों का अड्डा ब्लॉक को बना दिया है, जिन नेताओं ने दलालों का अड्डा थाने को बना दिया है, जिन नेताओं ने दलालों का अड्डा इवन कि स्वास्थ्य विभाग मतलब क्या बोलते हैं पीएससी को बना दिया है, उन सारे नेताओं और दलाली ख़त्म करने के लिए ये जनता कार्यालय खुला है। जैसा कि उठा लीजिए कोई भी दाखिल खारिज का मामला हो, जो कि नॉर्मली कुछ खर्च होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसको मान लीजिए 500 से 1000 रुपया, एक बात मानते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 1-1 लाख रुपया लिया जाता है। आपका पेपर सही है, आपका खेसरा सही है, लेकिन जब आप समय पे उनको पैसा नहीं देता है तो वो लिख देते हैं कि आपका खेसरा गलत पाया गया। तो इस तरह की कहानी कैसे, ये एक पदाधिकारी का हिम्मत नहीं है कि ये कहानी रच देगा। ये एक कहानी शुरू होती है नेता से ही। जब नेता कोई फिक्स नहीं करता है, जैसे ब्लॉक में फिक्स कर दिया जाता है कि तुम महीने का 2 लाख रुपया पहुंचाओ हमें। अब वो पदाधिकारी करे तो करे क्या, कहाँ से लाएगा भाई? वो अपने घर से 2 लाख रुपया देंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता है। वो आम जनमानस के थ्रू हमारे जो गरीब भाई हैं उन्हें चूसने का काम करते हैं, और वो चूसा हुआ पैसा कुछ अपने पैकेट को भरते हैं और कुछ माननीय को पहुंचाते हैं। ये कहानी है। आज के डेट में देख लीजिए शराबबंदी एज ए ओनली फॉर पेपर, और एक शटर गिरा हुआ है। शराब हर घर हर जगह मिल रहा है, और सबसे बड़ा कारोबारी कोई शराब का है तो मैं मानता हूँ वो प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन के ही ढिलाई से हर जगह शराबें बिक रही है। उन्हें एक एक गतिविधि पता है कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई, और हमारे सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले, जैसे बड़े लेवल पे चलते हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो चमचे लोग हैं, शराबबंदी करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके चमचे का घर का इतनी बड़ी दौलतें बढ़ गई, इतनी बड़ी रकम उनके घर में बढ़ गया है। अगर जांच हो तो हमको लगता है कि कई 100 करोड़ निकलेगा सबके घरों से, है ना। लेकिन तो आप इस समस्या को, ये जो शराबबंदी है और इसको कहा गया कि जो हमारे अभी जो वर्तमान सरकार है उनका कहना है कि हमने अपराध कंट्रोल करने के लिए किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपराध की जो वास्तविकता है वो क्या है। आप अगर आते हैं, विधायक बनते हैं, तो आप इस मुद्दे को कैसे कंट्रोल? देखिए, जहाँ तक अपराध कंट्रोल करने की बात है तो अपराध कंट्रोल शराबबंदी से नहीं हो सकता है। जो पीने वाला इंसान है वो पी रहा है, और जो ना पीने वाला है वो कभी नहीं पिएगा। वो कहीं भी देख लीजिए, किसी भी स्टेट में चल के देख लीजिए ना, जहाँ दारू चालू है, या फिर बिहार में ही चालू था, जब जो नहीं पीने वाले तो नहीं पी रहे थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, सबसे ज़्यादा क्राइम कैसे बढ़ा है? क्राइम बढ़ने का रीज़न क्या है? जो नया युवा अभी तैयार हो रहा है। एक तो हमारे सरकार के और बिहार का जो नियम है, चाहे जो सरकार बना दिया है, निकम्मी सरकार जो निकम्मा बना दिया है युवाओं को, आज रोज़गार कुछ नहीं है। तो रोज़गार है नहीं तो वो युवा करेगा क्या? अब जो नया युवा सर्कल तैयार हो रहा है तो उसकी गुटें बन जाती है। उस गुट में क्या होता है कि वो पैसा लाए तो लाए कहाँ से? एक 200 का शराब मिलता है 1000 रुपया में, उसके पास 1000 रुपया होता नहीं है जो वो शराब ब्लैक से खरीद के पिए। लेकिन उसकी समस्या कहाँ जाके अटक जाती है? वो जो गांव में बोलते हैं उसको क्या, चुआट, जो 40-50 रुपया में सुनते हैं मिलता है, वो आजकल के नया युवा वो पीता है, सुलेशन का यूज करता है, ये सारा चीज़ एकदम घटिया क्वालिटी का सामान यूज करके, और इस नशे में वो चला जाता है जिससे वो अपराध कर बैठता है। आज के डेट में क्या है, हमने कई जगह देखा है, देखा ही नहीं है, परखे भी है इस चीज़ को, कि पहले जो कांडे होती थी उस कांड पे लोग सोचते थे, समझते थे, कई साल लग जाते थे प्लान करने में। लेकिन उस कांड कराने के लिए आजकल के नेता कोई भी हो, वो मामूली सा वो चर्ची टाइप के जो लड़के हैं, जो बंदे हैं, उसको हायर कर लेते हैं कम पैसे में, इससे क्राइम करवा बैठते हैं, क्योंकि नशे के चक्कर में आके वो क्राइम कर देते हैं। अब ये शराबबंदी से कितना नुकसान है, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? तो प्रशासन को बेनिफिट हो रहा है, हमारे नेतागण को बेनिफिट हो रहा है। इसमें पहले थाना पे सेट था 50,000 रुपया, जो सुन रहे हैं, हमारे मीनापुर की कहानी है, 50,000 रुपया मंथली सेट था। अब तो थाना वाले 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दे रहे हैं। इसका ड्यू टू रीज़न है शराब।
जो भी बंदे पकड़ा रहे हैं वो 5,000 10,000 में नहीं, मिनिमम 25,000 उसका चार्ज रखा हुआ है। अगर मिडिल क्लास के लड़के पकड़ा गए तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए 50,000 लाख लाख रुपए खर्च कर दे रहे हैं। और जो सबसे लोअर क्लास के पकड़ा रहा है वो जेल जा रहे हैं। जेल जाने वाले की संख्या सिर्फ सबसे निचले स्तर, इसमें मिडिल नहीं है न हायर है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? पकड़ा तो सभी रहे हैं, तो ये सारे पैसा प्रशासन के हाथ में जा रहा है। तो इसके अलावा ये तो बात हुई क्राइम और शराबबंदी से जुड़ी हुई, लेकिन जो आप हमेशा कहते हैं कि आप यूथ्स को नौकरी देंगे, बदलाव करेंगे, जो युवा हैं उनके भविष्य के लिए वोट आप मांगते हैं, तो आप मीनापुर में क्या बदलाव करेंगे? क्या पोटेंशियल दिखते हैं कि जो पलायन है युवाओं का वो रुके, क्राइम रुके और यूथ जो है वो भी रुके? देखिए, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है, और उनके कहने में भी दम इस बात के लिए है ना कि उन्होंने आज तक जिस पार्टी के लिए, ठीक है कोई कहता है बिजनेसमैन है, मैं मानता हूँ कि बिजनेसमैन है, राजनीति भी बिजनेस है। जैसे बिजनेस मैन को बिजनेस कैसे चलाना है, जैसे हम लोग किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए 3 साल का समय देते हैं, तो उसमें पहला क्या है कि ग्राहक से व्यवहार बनाना। तो ग्राहक से जब व्यवहार बनता है तो स्वाभाविक है कि उनकी दुकान रन अच्छी करती है। ड्यू टू राजनीति में भी वही कहानी है, हम आपसे रिलेशन डेवलप करेंगे, हम आपसे अपनापन डेवलप करेंगे तो रिलेशन हमारी आपकी बढ़ेगी। और जब हम सत्ता में आते हैं, आप हमें जब लाइक करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप हमें वो पद देने की चाहत बनाएंगे। वो पद इसलिए चाहिए कि मैं विधायक बन जाऊँ, इसलिए नहीं, वो पद इसलिए होता है कि मैं आपका कार्य कर सके, क्योंकि मैं अपने निजी फंड को कितना एफर्ट लगा सकता हूँ, जो मेरा है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, सभी को देखते हुए कुछ काट के वहाँ पे लगाते हैं। लेकिन एक बड़ा काम करने के लिए, एक समाज हित में काम करने के लिए विधानसभा पहुँचना अनिवार्य है, नो डाउट। अब आगे कि युवाओं को हम कहाँ पे रोकें, पलायन कैसे रुकेगा, तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हमारी सरकारें बनती है तो सब प्रथम युवाओं का पलायन बंद किया जाएगा। ये नहीं है कि हम 2 ही महीना में फैक्ट्री लगा देंगे, ये कतई नहीं बन पाएगा। ये फैक्ट्री भी, हमारी सरकार भी बनती है तो फैक्ट्री लगते लगते साल 2 साल बीत जाएगा, तभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तैयार होगी। लेकिन उसके लिए जो प्लानें तैयार की गई है, जो महिलाओं का जो समूह में जैसे पैसा 20,000 25,000 50,000 रुपया जो लोगों को मिल रहा है, हम लोग उस पैसे को महिलाओं को जो है 1 लाख से 9 लाख रुपया देने की जो बातें कर रहे हैं, जो हमारे पैसे, बिहार के टोटल पैसे जो बाहर वाले अन्य स्टेट वाले जो 4% पे पैसे लेके जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, उन पैसे को रोका जाएगा। वही पैसे आम जनमानस को हम लोग महिलाओं के द्वारा पहुँचाएँगे, उन्हें हर घर उद्योग लगाने का प्लान देंगे, छोटा छोटा नुक्कड़ लगा के, जिनको जिस चीज़ में मन लगता हो, जैसे सिलाई बुनाई में मन लगता हो, आलू का चिप्स फैक्ट्री लगाने में मन लगता हो, चॉकलेट का फैक्ट्री, तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगाने में, तो उन्हें ये ट्रेनिंग दिया जाएगा और उन्हें ये काम कराया जाएगा। और उस समाज की जो युवा जो बाहर जा रहे हैं, उन युवाओं को इस काम में लगाया जाएगा, जिस काम से हमारा युवाओं का प्लान बंद होगा और वो महिलाओं का भी परिवार तरक्की करेगा, क्योंकि फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो 30 से 40% की ग्रोथें होती है, तो हमारे उस परिवार का भी ग्रोथ होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा बिहार भी बदलेगा। और क्यों नहीं, आज बिहार के बंदे गुजरात जा रहे हैं, हम ऐसा सोचेंगे करेंगे तभी गुजरात के बंदे को बुला सकते हैं, चाहे जिस लेवल में बुला सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा दोस्त। अगर जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा कि अभी प्रशांत जी कर नहीं पाएंगे, अरे करना किसको है, हमें करना है, आपको करना है। जब तक हम लोग वोट का अपने अधिकार को यूज नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं बदलेगा। यही एक समय है दोस्त, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यही एक समय है कि अपनी मतदान को न बेचे, और बेचना भी है, जो खरीदने आ रहा है उनका पैसा लीजिए, क्योंकि मेरा ही पैसा देने आएगा वो। और इस बार बिहार बदलने के चक्कर में बिहार को बदलिए, और बिहार ही नहीं बदलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा, तभी हमारा बिहार बदलेगा। आपने कहा कि बिहार, और उसके बाद आपने अपने क्षेत्र को अपने परिवार और रिश्तेदारी इन सब चीज़ों से जोड़ा, आपने इसको व्यापार से कंपेयर किया, तो फिर मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आया कि बिहार में जातीयता एक सत्य है, इसको आप भी नकार नहीं सकते, तो फिर इस जातीय समीकरण को कैसे चुनौती दें? बिल्कुल, ये मतलब सही बात है कि अभी देखिए विगत 5 से 10 साल लग जाएंगे जातिगत मामला हटाने में, लेकिन जो प्रयास किया जा रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, या फिर हम लोग भी जो वर्क कर रहे हैं, जो हम लोगों की प्रयासें हैं, ये कहीं भी जात पात की सवाल ही नहीं उठता है, न धर्म की सवालें आ रही है। हमारा कभी भी बातें आ रही है तो रोज़गार की बातें आ रही है, उन महिलाओं की बातें आ रही है जिन महिलाओं को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उन महिलाओं की बातें आ रही है जिन्हें ऋण नहीं दिया जा रहा है, उन महिलाओं, उन बुजुर्गों की बातें किया जा रहा है जिन्हें 400 रुपया एक लॉलीपॉप दे के ठगा जा रहा है
कई सालों से ठगा जा रहा है। हम उन बुजुर्गों की बातें कर रहे हैं, हम उन दिव्यांग की बात कर रहे हैं, हम उन वीडियो महिलाओं चाची का बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकारें बनेगी तो 400 नहीं 2-2 हज़ार रुपया दिया करेंगे। तो इन सारी प्लान को देखा जाता है कि हमारा जो 5 विज़न है, इस विज़न में फेक तो नहीं है। अब देखिए माई बहन योजना जो वो लोग लाए हैं, 2500 रुपया देने की बातें कर रहे हैं। अरे भैया हमारी बजटें 50 रुपया के हैं, हम 125 रुपया कहाँ से खर्च कर देंगे? इतनी फेक विज़न चलाने की मतलब कहाँ से ये लोग लाते हैं अपने गणित, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करें, भोली भाली जनता है, फंस जाते हैं इस चक्कर में। लेकिन इस बार जनता तैयार बैठी हुई है, जनता एकदम तैयार है कि किसी भी बहाने से किसी भी लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हमारे बच्चों को भविष्य का बात कर रहा है, जो बचपन से 55 तक की बातें कर रहे हैं और 55 से 90 तक की बातें कर रहे हैं, मैं उनके साथ चलूँगा। संजीव चौधरी जी, आपने जितनी बातें कही वो बहुत ही ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ आपने जो बताई हैं, आपके सामने बहुत सारे आपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि आप क्या क्या बदलाव लाएंगे। लेकिन इसके बाद भी एक जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जनता का सपोर्ट और उसके बाद वो उसका वोट में परिवर्तित होना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि सपोर्ट तो दिख रहा होता है लेकिन वो जनता आपके लिए वोट करेगी कि नहीं, इस बात का तो कोई गारंटी नहीं दे सकते। आप मानते हैं कि आपको वोट? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जब आपका विज़न स्पष्ट होता है, उस विज़न में छलावा नहीं होता है, तो सामने जो आम पब्लिक है, जो आम जनमानस है, उन्हें झलकता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। कोई भी इंसान हमें चुने या आपको चुने, क्यों चुनता है? क्योंकि वो अपने विकास के बारे में सोचता है। और मेरा कहना है कि कोई भी नेता अभी तक जो हम लोग मीनापुर से दिए हैं, 15 साल मंत्री जी को दिए हैं, दिनेश कुशवाहा जी को दिए हैं, या 10 साल माननीय विधायक जी मुन्ना यादव वर्तमान इनको दिए हैं, हमारे लिए क्या किए हैं? ये अपने बच्चों को, भविष्य को सजा लिए हैं। एक अपने बेटा को तैयार कर चुके हैं माननीय मंत्री जी, जो 2-2 बार से चुनाव लड़ा रहे हैं। हम आम जनमानस या हमारे आम जनता, क्या आपने अपने बच्चों को सोचा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के 10 साल में क्या किया? आपने नहीं सोचा। इसलिए वो मंत्री साहब को देखिए कि वो अपने बेटे को तैयार कर चुके हैं चुनाव लड़ाने के लिए, और माननीय विधायक जी को देखिए, ये भी अपने बेटा को तैयार कर रहे हैं। तो जब ये पद पे आ रहे हैं, ये सीट पे आ रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो आप एक वोट अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकते हैं क्या? इसलिए ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए लालू यादव, वो बुड़बक है, अपने बाल बच्चा को हर जगह सजा के रख दिए हैं। क्या यादव समाज में और भी काबिल लोग नहीं हैं क्या? हर जगह काबिल लोग हैं, क्यों अपने बेटा को उड़ा रहे हैं? लोग 9वीं फेल करते हैं कहते हैं, लेकिन मैं तो उनका सर्टिफिकेट नहीं देखा हूँ। लेकिन बात करने के तरीके, तौर तरीका से लगता है कि राजनीति करते हैं, कर सकते हैं। हम युवा हैं, युवा की बातें को समझ रहे हैं, बट उनसे भी काबिल लोग राजद में है, उनसे भी काबिल लोग यादव समुदाय में है। कोई और भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, लेकिन लालू यादव सिर्फ अपने बेटे को क्यों चुने? और हम आप अपने बेटे को क्यों नहीं चुन रहे हैं? हम आप अपने बेटे के भविष्य के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मेन मुद्दा है। तो नेता विधायक हमेशा अपने परिवार और अपने बच्चे को चुनते रहते हैं। जन स्वराज का यही संदेश है कि इस बार हम अपने बच्चों को प्रायोरिटी दें और उस हिसाब से जो है अपने क्षेत्र से विधायक चुनें और सरकार बनाएं। तो संजीव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, और जनता का आपको सपोर्ट मिलेगा ऐसी हमें आशा है। और ये शुभकामना के साथ अब इसको यहीं पर देते हैं विराम, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। हम तमाम जनता मीनापुर विधानसभा मालिकों को कहेंगे कि एक बार अपने बच्चों के लिए, और एक बार अपने छोटे भाई के लिए, और एक बार अपने भतीजा के लिए ज़रूर सोच के वोट कीजिएगा। तो इसी संदेश के साथ अब इस साक्षात्कार को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।